अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अभी आ गया हूँ बारा कमान जो है वो अली आदिल शाह सेकंड जो सुल्तान रहे हैं उनका मकबरा है। और सेकंड लास्ट ये आदिल शाही सल्तनत के सुल्तान भी रहे हैं। एक और दूसरी बात ये कि जो फर्स्ट अली आदिल शाह हैं उनकी पत्नी चांद बीबी, उनका भी मकबरा यहीं है। चांद बीबी ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया था अहमदनगर सल्तनत को बचाने का और बीजापुर सल्तनत को बचाने का। ऊपर जाके मैं आगे की और भी हिस्ट्री आपको बताता हूँ इस बारे में। ये जो मकबरा बनने वाला था ये बीजापुर सल्तनत का सबसे ज़्यादा अजीम और सबसे ज़्यादा बड़ा मकबरा बनने वाला था, लेकिन अली आदिल शाह की मृत्यु जल्दी हो गई। इस वजह से ये मकबरा अधूरा रह गया और पूरा बन भी नहीं पाया। इसी तरह से अली आदिल शाह जो फर्स्ट थे जिन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण किया था, जामा मस्जिद जो बीजापुर की, उसका भी कुछ हिस्सा काफ़ी बच गया था और उनकी मृत्यु की वजह से, लेकिन उस मस्जिद का निर्माण काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका था। लेकिन अगर बारा कमान की बात की जाए तो बारा कमान उतनी वैसी स्थिति के अंदर नहीं है जैसा उसे बनना चाहिए था। और जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है कि चांद बीबी का भी मकबरा है, तो इनमें से कोई कब्र ज़रूर चांद बीबी की होगी। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि जो चांद बीबी का मकबरा अहमदनगर में बताया जाता है, हकीकत में वो सलाबत खान का मकबरा है। चांद बीबी का मकबरा जो स्पेशली कब्र है वो यहाँ पर ही है, जिसे हम बारा कमान के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, से बारा कमान क्यों बोलते हैं, दोस्तों से बारा कमान क्यों कहते हैं, यहाँ से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये है मेन गेट, और यहाँ से अगर आप पिलर्स की बात की जाए तो ये 3 पिलर हैं अली आदिल शाह के मकबरे के। तो यहाँ से अगर आप काउंट करें तो 1 2 3, और उसके बाद में अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 6 हो गए हैं। और उसके बाद में काउंट करें तो 1 2 3 9, और प्लस 1 2 3 12। तो 3 + 3 6 + 3 9 और +3 12। इसी वजह से इसे बारा कमान कहा जाता है। अब ऐसे ही इस गेट से अब जब आगे की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 + 2 + 3। अब ये 3 दिख रहे हैं आपको, ये अली आदिल शाह का मकबरा है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 3, और आगे फिर आप देखेंगे +3 ये वाले। और इसके बाद में ये 3 प्लस करने के बाद में अगले जो आप देखेंगे +3, और फिर उसके बाद में अगले वाले +3। तो इस तरह से इधर भी बारा कमान। तो दोस्तों चारों ओर इसी तरह से ये हर कोने में 12 खम्बे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बारा कमान। कमान मीन्स पिलर्स, पिलर्स मीन्स खम्बे। और ये जो खम्बे हैं आपको चारों ओर इसी तरह से 12 मिलेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बारा कमान। अब रही बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई एक तो ज़रूर जो कब्र है वो चांद बीबी की होगी। अब ये ऐसा हिस्टोरिकली मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अहमदनगर में जनरली जो जाना जाता है कि वो चांद बीबी का मकबरा, हकीकत में चांद बीबी का मकबरा नहीं है, वो है सलाबत खान का मकबरा। और यहाँ पर कोई एक कब्र जो है वो है चांद बीबी की। और जो सेकेंड लास्ट रूलर हैं आदिल शाही डायनेस्टी के, अली आदिल शाह, ये उनका मकबरा है। अली आदिल शाह जो हैं वो सेकंड वाले हैं। फर्स्ट वाले अली आदिल शाह जो हैं जिन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, और चांद बीबी के वो हस्बैंड थे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट और बात दोस्तों ज़रूरी है कि अली आदिल शाह के वक्त में जो बीजापुर सल्तनत के ज़मींदार थे मालोजी, उनके जो बेटे थे शिवाजी, उन्होंने विद्रोह कर दिया था बीजापुर सल्तनत में और काफ़ी सारे किलों पर कब्ज़ा कर लिया था। उनके अलावा और भी ऐसे मराठे कुछ और सेनापति जो ज़मींदार रहे हैं जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। फिर उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए बहुत सारे मराठे जो सेनापति थे वो शिवाजी के ख़िलाफ़ खड़े हुए, लड़े और कोशिश की कि वो बीजापुर सल्तनत के लिए वफ़ादार रहें, जो आदिल शाही सल्तनत है उसके लिए वफ़ादार रहे, और उन्होंने अपनी वफ़ादारी निभाई भी। रही बात अगर शाहजी की, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, उनके पिता शाहजी वो कहीं ना कहीं अपनी जो ड्यूटी है चेंज करते रहते थे। कभी वो मुग़ल
मुग़ल सल्तनत के प्रति काफ़ी वफ़ादार होते थे कि तो कभी बीजापुर सल्तनत के, तो कभी वो आदिल शाही जो कुतुब शाही सल्तनत थे, जिसे हम गोलकोंडा सल्तनत थे, वो उसके प्रति वफ़ादार रहते थे। लेकिन वो स्पेशली उनका जो ज़मींदारी वाला सिस्टम था वो एक ही जगह पर ही रहे। और उसी दौरान फिर उनके बेटे जो शिवाजी थे, उन्होंने एक चीज़ फिर किसी के प्रति वफ़ादारी ना निभाते हुए उन्होंने अपने आप को ही सुल्तान घोषित किया था। ये एक सबसे बड़ी बात उनके लिए थी, क्योंकि वो उन्होंने मराठी लोगों को एकत्रित करके और स्पेशली उसमें जो जातिवाद वाली बात थी उसको हटाकर उन्होंने एक किया और फिर बीजापुर सल्तनत के ख़िलाफ़ वो लड़े, उन्हीं के यहाँ के ज़मींदार होकर। इसी का फ़ायदा मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने उठाया था कि जिस तरह से वो बीजापुर सल्तनत के काफ़ी सारे हिस्सों के किलों को जीता और उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की। इससे एक राह खुल गई थी बीजापुर, क्योंकि मुग़ल सल्तनत के बाद में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया में जो सल्तनत थी वो बीजापुर थी, और उसे कमज़ोर करने के लिए कोई एक उन्हीं सल्तनत का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जो सल्तनत को कमज़ोर करे। और मुग़लों ने शिवाजी का इसी तरह से फ़ायदा उठाया, और शिवाजी ने भी मुग़लों का ये फ़ायदा उठाया कि बीजापुर और गोलकोंडा जब औरंगज़ेब आलमगीर ने फ़तह कर लिया, मुग़ल सूबा बना लिया, तो फिर जो मराठा सल्तनत को उन्होंने औरंगज़ेब से उसकी रिकग्निशन लिया, और मराठा जो सल्तनत रही वो एक वैसल, एक ट्रिब्यूटरी स्टेट के तौर पर कायम रही। और उन्होंने ये भरोसा दिलाया औरंगज़ेब आलमगीर को कि वो मुग़ल सल्तनत के प्रति वफ़ादार रहेंगे, सल्तनत को उसका टैक्स उन्हें प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। अब रही बात दोस्तों चांद बीबी की, तो चांद बीबी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो चांद बीबी जो कि अली आदिल शाह फर्स्ट की पत्नी थी, और उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था उस वक्त में जब अली आदिल शाह को कोई बेटा नहीं हुआ। तो उस दौरान उनका एक उनके भतीजे थे इब्राहिम आदिल शाह, जो कि जिनका मैंने मकबरे का वीडियो बनाया है, इब्राहिम रोज़े का। तो दोस्तों उस वक्त के अंदर बहुत सारे जनरल रिवोल्ट्स कर रहे थे और अपने आप को बादशाह घोषित करना चाहते थे। तो ऐसे वक्त में चांद बीबी ने एक जनरल्स की मदद लेके दूसरे जनरल्स को हराया, फिर दूसरे जनरल की जो नीयत ख़राब हुई तो तीसरे जनरल की मदद लेके उसको हराया। कूटनीति नहीं, ये राजनीति है। तो इस तरह से ये बिल्कुल वही रोल निभाया था जो रही हैं चांद बीबी ने। और कहीं ना कहीं एक बाहुबली करके जैन एक तीर्थन कर रहे हैं, वो भी कर्नाटका के अंदर ही थे, और बाहुबली की कुछ कहानी लगभग वैसी ही कहानी है कि उनके बड़े भाई ने उनको इस तरह से कुछ ठीक नहीं किया और उन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया और अपने भाई के हवाले ही सब कुछ कर दिया। चांद बीबी ने बीजापुर की काफ़ी मदद की, क्योंकि वो बीजापुर की बहू थी लेकिन अहमदनगर की बेटी थी। हुसैन निज़ाम शाह जो कि एक बहुत पावरफुल सुल्तान थे अहमदनगर सल्तनत की दक्कन सल्तनतों में से एक सल्तनत, और जो तालीकोटा की लड़ाई हुई थी विजयनगर एम्पायर के साथ में, उसमें हराने में उनका भी हाथ था। तो दोस्तों उनकी ही बेटी थी चांद बीबी, और इसी वजह से जब अकबर बादशाह का या मुग़लों का हमला हुआ था अहमदनगर में मुग़ल सूबा बनाने के लिए, तो चांद बीबी का एक बहुत बड़ा रोल था अकबर की सेना को हराने में भी। लेकिन वहाँ भी इसी तरह से जैसे कि जो बीजापुर सल्तनत के अंदर, आदिल शाही सल्तनत के अंदर बहुत सारे ऐसे जो जनरल्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि वो सुल्तान बने और वो गद्दारी करना चाह रहे थे। तो उसी तरह से उसमें से एक जनरल ने अफवाह फैला दी थी कि जो चांद बीबी हैं वो मुग़लों के साथ मिल गई हैं, और मुग़ल जो अहमदनगर की सल्तनत की सेना है उन्होंने ही उनको मार दिया था। अब ये है कि यहाँ पर उनमें से उनकी एक कब्र है, वो कौन सी कब्र है कि सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस रहा है बीजापुर सल्तनत का, गोलकोंडा सल्तनत का, और इसी के साथ में अहमदनगर सल्तनत का। और इन तीनों सल्तनतों को, वैसे अहमदनगर सल्तनत एनेक्स कर ली थी अकबर बादशाह ने, अब बची हुई जो दो सल्तनतें थी वो थी गोलकोंडा और इसके अलावा बीजापुर, जिसको एनेक्स कर लिया गया था औरंगज़ेब आलमगीर के द्वारा। अब औरंगज़ेब आलमगीर ने जो इसे एनेक्स तो कर लिया था, इसके अलावा अकबर बादशाह ने खानदेश को, अहमदनगर को, बंगाल को, और इसके अलावा
मध्य प्रदेश वाला मालवा सल्तनत को एनेक्स कर लिया था। अब वहाँ पर सभी इसी तरह के कमज़ोर उनके जनरल बैठे हुए थे और उन जनरलों को फिर आगे जाकर बहुत सारे अलग अलग नवाबों ने कैप्चर किया, कुछ राजपूतों ने कैप्चर किया, कुछ मराठे जो हैं राजे उन लोगों ने कैप्चर किया, और इस तरह से हिंदुस्तान और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और जितने भी यूरोपियन शक्तियाँ थी, स्पेशली अंग्रेज़, वो यही चाहते थे कि इंडिया अलग अलग हिस्सों में बटे और वो कमज़ोर हो, फिर वो उस पर काबिज़ हो जाए, और हुआ भी यही। दक्कन के लोगों का ये मानना है कि अगर औरंगज़ेब दक्कन में नहीं आते तो अभी अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान में नहीं होते। और अंग्रेज़ हिंदुस्तान में इसलिए हुए क्योंकि मराठे और बहुत सारे नवाब अलग अलग तैयार हो गए थे, और उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान ज़्यादा कमज़ोर हुआ। और अंग्रेज़ भी जानते थे कि मराठे और नवाबों को हराना उनके लिए बहुत आसान है, और एक फिर नई शक्ति बनकर उभर गई थी छोटी, जो अफ़गानों को आने से इंटर करने से रोक रही थी, वो थी सिख। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था अंग्रेज़ों ने, और इन तीन शक्तियों के ज़रिए, नवाब, मराठे और सिखों के ज़रिए से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को और ज़्यादा कमज़ोर बनाया और उस पर फिर काबिज़ हो गए। तो दोस्तों, ये सारी जो सिचुएशन स्पेशली जो शिवाजी वाली हो रही थी, वो सामने जो आप देख रहे हैं मकबरा, वो है अली आदिल शाह का मकबरा। और उसके बाद जो आखिरी सुल्तान थे वो सिकंदर आदिल शाह थे, और उनको फिर औरंगज़ेब आलमगीर ने कैद कर लिया था दौलताबाद के किले में, और यहाँ से ही फिर अंत हो जाता है अहमदनगर सल्तनत का। अब यहाँ से एक महल है कुछ ही दूरी पर, में बताया जा रहा है कि वो अली आदिल शाह ने ही उसका निर्माण कराया था। अभी मैं उसका वीडियो बनाऊँगा, आपको वो ज़रूर पसंद आएगा। तो एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ फ्रेंड्स, कि अभी तक जितना भी जो कुछ भी हुआ है, स्पेशली इंडिया के अंदर, या फिर अगर उस्मानी सल्तनत में भी बात की जाए तो उस्मानी सल्तनत में कानून था कि जो भी उस्मानी सल्तनत में जो बादशाह होगा, सुल्तान होगा, उसका भाई होगा, उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि रिवॉल्ट का डर होता था। और ऐसे ही यहाँ भी हुआ है कि एक जो सुल्तान ही रहे हैं, स्पेशली जो कुतुब शाही सल्तनत के जमशेद कुतुब शाह, उन्होंने अपने पिता को ही मार दिया था, जिन्होंने शुरुआत की थी कुतुब शाही सल्तनत की। तो दोस्तों, इस तरह से सल्तनत के लिए कभी भाई भाई को मार रहा है, या फिर बेटा पिता को मार रहा है, या फिर कोई भतीजा अपने चाचा को मार रहा है। इस तरह की सल्तनतों की लड़ाइयाँ हमेशा रही, और कुछ लोग इस तरह से डिफेंड करते हैं कि राजा को तो अग्रेसिव होना ही चाहिए, और अगर अग्रेसिव नहीं होगा तो फिर वो कैसे हो सकता है, इसी का फ़ायदा। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स ने इसका एक सही रेजोल्यूशन निकाला कि उन्होंने एरिस्टोक्रेसी निकाल दी। एरिस्टोक्रेसी ये कि लॉ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और उसी के अंदर से फिर उन लोगों ने चुनना शुरू किया किंग को, और वो जो किंग फैमिली है उनको पूरा जो सहूलतें मिलेंगी वो सभी को मिलेंगी। और एरिस्टोक्रेसी के अंदर जो आसपास की, जैसे कि जनरल्स रिवॉल्ट कर रहे थे, राजा बनना चाह रहे थे, तो वो जो पावर रहेगा कहीं ना कहीं जनरल्स के रहेगा, और जो एबल जनरल रहेगा वही उसके पास पावर रहेगा। और उसको चुनेंगे कौन? उसको चुनेंगे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के शाही लोग हैं। तो यही बिल्कुल कॉपी किया गया था जो पेशवाई सिस्टम शुरू हुआ था मराठों में, कहीं ना कहीं वो एक एरिस्टोक्रेसी का ही एग्जाम्पल रहा है। अब ये एरिस्टोक्रेसी नहीं अपना पाए, अब सोशली जो भी हुकूमत को, शासन को, प्रशासन को चलाने के लिए जो नए नए सिस्टम हैं, जो डीमेरिट आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी नई चीज़ें ईजाद की गई, जिससे हुकूमत स्टेबल रहे और जिसमें सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ सक्सेसफुल रहे। बहरहाल अभी पिछली बार जो हुआ, पास्ट में जो हुआ, इतिहास में जो हुआ, उससे हमें अभी सीखने की फ़िलहाल ये ज़रूरत है दोस्तों, कि अभी के लिए मुस्लिम्स को शासन का, प्रशासन का, इसी के साथ में जो न्यायपालिका का, सुरक्षा का और पत्रकारिता का नॉलेज रखना, इसी के साथ में अर्थव्यवस्था का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे सोशल साइंस के, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, मुस्लिम्स को इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी करने के साथ में जो इसी के ज़रिए से जो एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, प्रशासन के, प्रशासनिक जितनी भी सेवाएँ होती है वो इसी सब्जेक्ट्स के ज़रिए से होती है। अगर मुस्लिम्स ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, आसपास के नेबर और इसी के साथ में जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी करना ज़रूरी है। अब ये डर ना हो कि अगर पैसा हम लगाएंगे और अगर वो बन गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। बहरहाल कौम के अंदर होने वाला जो भेदभाव है वो कम हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, अन्याय कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा व्यक्ति अगर वहाँ पर बैठता है तो किसी हद तक जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब रही बात ये सिंगल लेवल पर पहुँचने की, अगर यही चीज़ संगठित होकर की जाए तो और बड़े लेवल पर हो सकता है।
और इसे अच्छे लेवल पे किया जाए तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर कौमों के अंदर जिसमें फैमिली लेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। स्पेशली आप रोमन कैथलिक्स के हॉस्पिटल और कॉलेजेस देखेंगे तो मुस्लिम्स उनके स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए तड़पते हैं और शान समझते हैं। तो वजह यही है कि फैमिली लेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने इतना काम किया है, अपने जो बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर है और जो ज़रूरी वसाइल है, रिसोर्सेस है, और उन सबको इतना ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया है। और वो भी डेवलप कैसा हुआ है कि वो जितना भी उन्होंने अर्निंग किया है, जितना भी उनका असेट है, उन्होंने इसी चीज़ में लगाया है। फैमिली वाली ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि वो उसका 90% अपनी फैमिली में लगाने के बाद में 10% इधर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर हमारे स्कूलों में वो कोई पढ़ना नहीं चाहता, बैकवर्ड ही रहते हैं हमारे स्कूल। और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी वजह ये भी रहती है कि फैमिली लेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होता है कि जनरली ज़्यादातर जो फैमिली वाली, परिवारवाद वाली, नेपोटिज़म वाली, नेपोटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ख़ानदानवाद वाली, उसमें ये होता है कि वो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार के बेनिफिट के लिए और पैसों के लिए ही काम करते हैं। अगर पैसा बंद कर दिया जाए तो वो काम करना बंद कर देंगे। लेकिन जो फैमिली लेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इवन आरएसएस की बात की जाए तो वो विदाउट सैलरी उनकी नेशन के लिए बहुत सारा काम करते हैं। तो हमें भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरी है। ये सामने देख कर आपको एहसास हो रहा होगा, 12 जो कमान है, ऐसे कई सारी यहाँ पर बादशाह रहे हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया। और आज मुस्लिम्स की, आप भी कहीं जाते होंगे तो हर जगह बैकवर्ड दिखते होंगे, क्योंकि हर मुस्लिम सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके यहाँ पर उनकी कौम के लिए सोचने वाले हैं। जैसे आप अपनी फैमिली के लिए सोचते हो, प्लान करते हो कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, ऐसी और एक हर कौम के अंदर ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो प्लान करे उनकी कौम के लिए कि उनकी कौम कैसे बेहतर हो सकती है, फुल टाइम वो यही सोचे। तो हमें भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। होप सो कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है 12 कमान की, इस तरह से जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ से मेन गेट से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 12 कमान दिखेंगे और काउंट करके मैंने आपको बताया था। होप सो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, व्लॉग अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के सारे हिस्सों में सफ़र कर रहा हूँ। स्पेशली मोहम्मद गोरी के जितने भी ग़ुलाम रहे, फिर वो जनरल बने, फिर सल्तनतें बनी, और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत से लेकर नवाबों तक जितने भी सुल्तान हुए हैं, बादशाह हुए हैं, निज़ाम हुए हैं, नवाब हुए हैं, उनका सूफियाओं से क्या कनेक्शन रहा, क्या डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, किस वजह से नाकामयाब हुए, इन सभी बातों पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे मैं रिकमेंड करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन, जैसे मेनी टाइम्स आई आस्क इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई रिक्वेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। मेन थिंग इज़ दैट फॉर द सब्सक्रिप्शन, so that is why I speak in English language. I prefer to ask you for subscription in English language. So again, I'm asking you, I'm traveling all over India just to tell you the real history of India and all Sufia and Sultan. So please like, share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.